हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे आज। स्लीप डिसऑर्डर्स में सबसे कॉमन नेम जो है, जो ऑलमोस्ट सबको पता है, इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है जब आप ढंग से सो ना पाओ। पहली बात तो नींद नहीं आती है, या फिर नींद आ भी जाए तो आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो इनएबिलिटी टू फॉल asleep और टू मेंटेन स्लीप वंस इट इज़ अटेन्ड। नींद नहीं आती जल्दी, और आ जाए तो जल्दी नींद खुल जाती है। ऐसा बहुत लोगों के साथ नॉर्मली भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि उनको डिसऑर्डर ही हो। वैसे भी हमारे साथ कभी कभार ऐसा होता ही है कि हमें नींद बहुत मुश्किल से कई बार आती है और एकदम से खुल भी जाती है। तो जो लोग इंसोम्निया रिपोर्ट करते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो इंसोम्निया उनको डिसऑर्डर नहीं होता है। वो जनरली थोड़ा सा टायर्ड फील करते हैं, उन्हें लगता है कि वो ठीक से सोए नहीं है, जबकि वो नॉर्मल सोए होते हैं। पर ऐसा हो भी जाता है, डिसऑर्डर हो भी सकता है। इसमें क्या है कि हम कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उसको ठीक करने के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में। वो किस तरह की इम्प्रूवमेंट्स हैं? जैसे कि सोने से पहले आप कुछ रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन लो, या कोई प्लेजेंट ऐसी चीज़ सुनो जिससे आप रिलैक्स हो जाओ। कुछ ऐसा रीड करो जिससे आपका मूड अच्छा हो जाए। कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन लो। अपना शेड्यूल इस तरीके का बनाओ कि आप रोज सेम टाइम पे सोने जाओ, तब आपको नींद एग्जैक्ट उस टाइम पे आ जाएगी। सोने से पहले एक वार्म बाथ ले लो गर्म पानी में, या मसाज कर लो। जैसे कुछ लोग सर पे मसाज कर लेते हैं, पैरों में कर लेते हैं, इस टाइप से कहीं पे वार्म मसाज एक कर लो, या वार्म बाथ ले लो। रात के टाइम पे कॉफ़ी या टी तो बिल्कुल ही अवॉइड करो, क्योंकि उसमें कैफीन होता है जिससे आपको नींद कम आती है। उसके बाद एक्सरसाइज करना ज़रूरी है रोज, लेकिन नॉट बिफोर गोइंग टू स्लीप। सोने से पहले एक्सरसाइज बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, अदरवाइज और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है हमारी बॉडी उसके बाद। और ब्लड प्रेशर वगैरह, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब तेज हो जाता है, तो फिर नींद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए सोने से पहले या सोने के आसपास के टाइम पे। डोंट नैप ड्यूरिंग द डे। दिन में आप मत सो, फिर दिन में आप सोओगे तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। ये उन लोगों के लिए है जिनको रात को नींद आने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको दिन में सो के भी रात को नींद आ जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दिन में भी सो सकते हो। बट अगर ऐसा है कि रात को नींद नहीं आती है, तो आप दिन में सोना अवॉइड करो। डोंट वरी, ऑलमोस्ट एवरी वन एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी फॉलिंग asleep। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबको कभी ना कभी अपने लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, जब आपके पास बहुत बर्डन होता है काम का, ओवर बर्डन हो जाते हो, या कोई टेंशन हो जाती है, या इमोशनल सेटबैक लगता है। थोड़े टाइम के लिए एक ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है सबकी लाइफ में कि जब सबको इंसोम्निया जैसी दिक्कत हो जाती है। और अगर ये ज़्यादा ही दिन चल जाए और जिससे आपकी हेल्थ ख़राब होने लग जाए, तो आपको वरी करना चाहिए। इंस्पाइट दीज मेजर्स यू फाइंड योर सेल्फ टॉसिंग एंड टर्निंग, गेट अप एंड। अगर ये कह रहे हैं कि सपोज इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको लगता है कि आपको नींद नहीं आती है, तो उस टाइम पे आप उठ के कुछ रीड करने लग जाओ, कुछ काम करने लग जाओ, या टीवी कुछ ऐसा करने लग जाओ जिससे आपके माइंड में ये चीज़ ना घूमती रहे कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही। आप जितना ज़्यादा ये सोचोगे, आपको उतनी नींद लेट आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। एक चीज़ जो हमें नहीं करनी चाहिए वो ये है कि हमें स्लीपिंग पिल्स नहीं लेने चाहिए। स्लीपिंग पिल्स जो है धीरे धीरे क्या करती है, हमारी टॉलरेंस उसके लेके बढ़ जाती है, तो हमें इसकी डोज भी साथ साथ बढ़ानी पड़ती है। प्लस इसका इफेक्ट आरईएम स्लीप पे बहुत तेज होता है। आरईएम स्लीप, स्लीपिंग पिल लेने की वजह से हमें आरईएम स्लीप उस दिन कम आती है जिस दिन हमने एक बार पिल ली। फिर वही आरईएम स्लीप नेक्स्ट डे में ऐड हो जाती है, फिर वही नेक्स्ट में ऐड हो जाती है। तो एक के बाद एक ये है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। स्लीपिंग पिल्स तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए, आपको इस अवॉइड ही करना चाहिए जब तक कि बहुत ही मेजॉरिटी में ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि आपको प्रिस्क्राइब ही करी हो लेने के लिए। और इंसोम्निया एक मोस्ट कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है, जो कि जनरली सबको कभी ना कभी बीच में हो जाता है। उसके अलावा थोड़े से और सीरियस डिसऑर्डर्स भी हैं, जिसको बोलते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग स्लीप। इनिशिएटिंग मतलब शुरू करना, और मेंटेन करना। इनको DIMS बोला जाता है शॉर्ट में, डिसऑर्डर्स ऑफ इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग स्लीप। तो इसमें एक आ जाता है आपका सोमनैबुलिज्म। सोमनैबुलिज्म में क्या होता है, रात को लोग उठ के चलना शुरू कर देते हैं रात को। मोस्टली ये बच्चों में होता है, बड़ों में ये बहुत कम होता है। जो नाइट नाइट स्लीप वॉकर्स होते हैं, ये बड़ों में ज़्यादा होता है। 25% ऑफ चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एटलीस्ट वन स्लीप वॉकिंग एपिसोड। तो मतलब
इतना तो होता ही है, 25% बच्चों में एक ना एक बार तो सबको ये इस तरीके से रात को चलने का वो हो जाता है एपिसोड उनके साथ। उनको पता नहीं होता खैर ये सब चीज़ें, वो सो रहे होते हैं बट उनको याद नहीं होता जब वो उठते हैं सुबह की वो ऐसे चल रहे थे रात में। सेकेंड डिसऑर्डर वो नाइट टेरर का है। नाइट टेरर में क्या होता है कि इंडिविजुअल, स्पेशली चिल्ड्रन, बच्चों की बात कर रहे हैं, अवेकन फ्रॉम डीप स्लीप विद साइंस ऑफ इंटेंस अराउजल एंड पावरफुल फीलिंग ऑफ फियर। एकदम से उठते हैं, बहुत घबराए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और बहुत डरे हुए उठते हैं नाइट टेरर में। उनको कोई मेमोरी नहीं होती कि उनसे रिलेटेड कोई उनको ड्रीम आ रहा था, कोई उनको डरावना सपना आ रहा था या ऐसे कुछ याद नहीं होता। वो उठ जाते हैं और बहुत घबराए हुए होते हैं। ये स्टेज 4 में ज़्यादा होता है नाइट टेरर। इसके अलावा एक होता है नाइट मेयर। नाइट मेयर्स क्या होते हैं, जो हमें सपने में कुछ डरावनी चीज़ कभी कभी नज़र आती है, जैसे REM स्लीप में होता है, लेकिन इसको हम याद कर सकते हैं। नाइट टेरर और नाइट मेयर में यही फ़र्क है। नाइट टेरर जो है वो स्टेज 4 में होता है और जब हम घबरा के एकदम उठते हैं नाइट टेरर में तो हमें कुछ याद नहीं होता हम क्यों घबरा रहे थे। नाइट मेयर क्या होता है, ये सपना होता है, और जब हम REM स्लीप में नाइट मेयर देख रहे होते हैं और हम अगर उठ जाए तो हमें वो क्लियरली याद होता है कि हमने इतना डरावना सपना देखा था। तो ये दोनों फ़र्क हैं इसमें। बोथ somnambulism and night terror appear to be linked to disturbances in the functioning of autonomic system, which plays a key role in regulating brain activity during sleep। तो ये कह रहे हैं कि जो somnambulism मतलब जो रात में चलने लग जाते हैं लोग उठ के, या नाइट टेरर से घबरा के एकदम उठते हैं, उस टाइम पे उनकी धड़कनें तेज हो रही होती हैं, ये दोनों एक्टिविटी हमारे ऑटोनॉमिक सिस्टम से लिंक्ड है। ऑटोनॉमिक सिस्टम वही है ना जिससे आपकी हार्ट रेट रेगुलेट होती है, ब्लड सर्कुलेशन, उससे लिंक्ड है। फिर एक और डिसऑर्डर है यहाँ पे एपनिया, स्लीप एपनिया। पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्लीप एपनिया एक्चुअली स्टॉप ब्रीदिंग व्हेन दे आर अस्लीप। वो सोते सोते उनकी सांस लेना वो बंद कर देते हैं, उससे उनकी एकदम से नींद खुल जाती है, क्योंकि आपकी सांस थोड़ी देर बंद हो जाएगी तो ऑब्वियसली आप उठ जाओगे एकदम से। एंड सिंस द प्रोसेस कैन बी रिपीटेड 100 of times each night, apnea can seriously affect the health of the person sleeping पर। तो ये काफ़ी बार ऐसा होता है उनके साथ कि वो सोते सोते उनकी धीरे धीरे सांस एकदम बंद हो जाती है और फिर उनकी नींद खुल जाती है। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है स्लीप एपनिया। उसके अलावा हाइपरसोमनियाज है जिसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। इंसोमनिया के ऑपोजिट है ये हाइपरसोमनिया, नींद बहुत ज़्यादा आती है। और उसके बाद मोस्ट सीरियस है नैर्कोलेप्सी, a condition in which individuals suddenly fall deeply asleep in the midst of waking activity। नैर्कोलेप्सी मतलब आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, काम करते करते आप अचानक सो गए, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते आप सो गए, मतलब आप नॉर्मली जो कर रहे हो उसी काम के बीच में आप अचानक से सो जाते हो। तो एक तरीके से इसके साथ कई बार क्या हो जाता है, पैरालिसिस भी हो जाता है साथ में। तो ये सबसे ज़्यादा सीरियस स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं इन सब में से जितने भी हमने पढ़े। What causes these sleep disorders, क्यों होते हैं? For some person, insomnia seems to involve disturbances in the internal mechanism to that regulate body temperature। कुछ लोगों के लिए इंसोमनिया की प्रॉब्लम क्यों होती है कि उनका बॉडी टेम्परेचर जो रेगुलेट कर रहा होता है इंटरनल मैकेनिज्म वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे हमारा कार्केडियम रिदम्स होते हैं जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी उस हिसाब से एडजस्ट करता है। तो जब हम सोने जाते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन अगर आपका सोते सोते टाइम बॉडी टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है तो उससे आपकी नींद में भी फ़र्क आ जाता है, बॉडी वेकिंग स्टेट में ही रह जाती है। बॉडी टेम्परेचर कम होने का मतलब आप स्लीपिंग स्टेट में जाने वाले हो, लेकिन अगर आप स्लीपिंग स्टेट में जाने के लिए आपकी बॉडी ही तैयार नहीं हो रही तो फिर आपको भी नींद नहीं आती है। अदर कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल क्लॉक जो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, जो हमने पढ़ा था कि उसमें सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हो गई है, वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट नहीं हो पा रही है। और ये जो क्लॉक है बायोलॉजिकल क्लॉक, ये दूसरे ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के साथ भी इंटरेक्ट करती है, जैसे कि सेरोटोनिन प्रोड्यूसिंग पोर्शन ऑफ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम and the parts of forebrain just in front of the hypothalamus to regulate all circadian rhythms including sleep waking cycle। Any disturbance in these complex and delicately balanced mechanism can result in sleep disorders। कह रहे हैं कि जो जितने भी ये चीज़ें हमारे ब्रेन में इन्वॉल्व है ना हमारे सर्केडियन रिदम को बनाने के लिए, स्लीप वेकिंग साइकिल को मेंटेन करने के लिए, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है,
हाइपोथैलेमस है, उसके अंदर जो सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस होता है वो, प्लस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, प्लस फोर ब्रेन का पार्ट है, फोर जो हमारे फ्रंट का जो साइड होता है ब्रेन का। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो हमारी स्लीपिंग और वेकिंग साइकिल को मेंटेन करती है। कहीं पे भी अगर थोड़ा बहुत भी बैलेंस बिगड़ जाए तो हमें ये सारे डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम हो सकती है। ये डिसऑर्डर्स हमने बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं, मेरी दूसरी एक वीडियो है जिसमें मैंने दूसरी बुक कवर कर रही हूँ चिकरेली की, उसमें मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें ये एक एक डिसऑर्डर विद रीज़न डिस्कस किया हुआ है। बिकॉज यहाँ पे इन्होंने इसको शॉर्ट में कवर किया हुआ है, ज़्यादा डिटेल में रीज़न नहीं है, तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप इसको प्लीज़ डिटेल में जाके एक बार उस वीडियो में भी पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें एक एक डिसऑर्डर को एक एक डिटेल में लेके समझाया हुआ है कि हर एक का अपना अपना रीज़न क्या होता है डिसऑर्डर्स को होने का। तो उससे आपको ये डिसऑर्डर्स थोड़ा जल्दी और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगी। फिर आते हैं ड्रीम्स के ऊपर। ड्रीम्स भी हमारे कॉन्शियस स्टेट का एक पार्ट होता है, और कुछ ऐसे फैक्ट्स इन्होंने यहाँ पे ड्रीम के बारे में दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। जैसे डज एवरीबडी ड्रीम, तो ऑब्वियसली यस है, हर कोई ड्रीम करता है, सबको ड्रीम्स आते हैं, और ये हमारे कौन से स्लीप में आते हैं, REM स्लीप में, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में ड्रीम्स आते हैं। एंड जब इन लोगों को जो लोग REM स्लीप में होते हैं, जब उनको उठा दिया जाए तो उनको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है याद करना कि वो क्या ड्रीम कर रहे थे। हाउ लॉन्ग डू ड्रीम्स लास्ट, कितनी देर तक ड्रीम्स आते हैं। Many people believe that dream last only an instant, but in fact dream seems to run on real time. The longer they seem to last, the longer they really are. तो एक्चुअली में जब आपको लगता है कि आप बहुत लंबा काफ़ी देर से सपना देख रहे थे, तो एक्चुअल में लंबा ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने 2 सेकंड देखा था या आपको लगा कि आपने बस 2 मिनट ही देखा था। वो अगर आपको लगता है काफ़ी टाइम से देख रहे थे आप, तो एक्चुअली में आप देख रहे होते हो। कैन एक्सटर्नल इवेंट्स बिकम द पार्ट ऑफ ड्रीम? यस। बाहर के इवेंट्स मतलब जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल डीमेंट एंड वॉलपेट स्प्रेड वाटर ऑन वॉलंटियर्स हु वर इन REM स्टेज ऑफ स्लीप। when they woke them up, more than half sleep reported water in their dream। बहुत अच्छा ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है डेमन एंड वॉलपेट ने, जो जिन वॉलंटियर्स के ऊपर वो कर रहे थे, उन्होंने जब वो REM स्लीप में थे उनके वॉलंटियर्स, तो उन्होंने उन पर पानी स्प्रे किया, और जब वो उठे तो उन्होंने बताया कि वो सपने में पानी देख रहे थे। तो यानी कि हमारे एक्सटर्नल इवेंट्स भी ड्रीम में हमें फील हो सकते हैं। When people cannot remember their dreams, does this mean that they are purposely forgetting them because they find the content disturbing? तो क्या लोग जानबूझ के अपना ड्रीम याद नहीं करते हैं क्योंकि उनको डिस्टर्बिंग लगता है? तो आंसर है प्रोबेबली नॉट, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में भी हो सकता है कि उनको सच्ची में याद नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं, कभी कभार हो भी सकता है, पर एक्चुअल में हम भूल भी जाते हैं, तो हमेशा झूठ नहीं होता ये। तो वी कैन ऑलवेज रिमेंबर, मतलब हम याद कर सकते हैं चाहे तो दिन में कभी कि हमने रात को क्या सपना देखा था। अगर हम कोशिश करें तो थोड़ा बहुत हमें याद आ जाता है, पूरा नहीं पर थोड़ा बहुत हमें याद आ सकता है। डू ड्रीम्स फोरटेल द फ्यूचर, तो क्या हम अपने ड्रीम में अपना फ्यूचर देख सकते हैं? As you can probably guess, there is no evidence whatsoever for this idea। इस चीज़ का इन्होंने ना yes लिखा है ना no लिखा है, बिकॉज वो कह रहे हैं कि इसका कोई भी अभी तक एविडेंस नहीं है कि हम अपने ड्रीम में फ्यूचर देख सकते हैं। नहीं। डू ड्रीम्स एक्सप्रेस अनकॉन्शियस विशेज़, क्या हमारे ड्रीम्स हमारी अनकॉन्शियस विशेज़ के बारे में बता सकते हैं? बहुत लोग इसको मानते हैं, फ्रॉइड भी ये मानते थे कि ड्रीम से हम अपने अनकॉन्शियस विशेज़ के बारे में पता कर सकते हैं, इसलिए वो अपनी साइको एनालिसिस में ड्रीम इंटरप्रिटेशन करते थे। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं मिला है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स ड्रीम के बारे में। अब आगे चलते हैं। ड्रीम को साइकोडायनेमिक व्यू में कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है? तो साइकोडायनेमिक का नाम आ गया है, मतलब सिगमंड फ्रॉइड की बात हो रही है। तो सिगमंड फ्रॉइड को यही लगता था कि हम अपने ड्रीम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता कर सकते हैं जो अनकॉन्शियस है, जिसके बारे में हम खुद भी नहीं जानते। हो सकता है हमारे ड्रीम से हमें इतनी चीज़ें पता चल जाए, हमारे थॉट्स के बारे में, हमारी विशेज़ के बारे में, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम बाहर एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं, हमारा माइंड उसको दबा के रखना चाहता है, कुछ हमारे साथ पहले ऐसा हुआ है, या कोई ऐसी बातें हैं हमारी जो हिडन है। तो फ्रॉइड बिलीव वी कैन गिव एक्सप्रेशन टू इम्पल्सेस एंड डिज़ायर्स वी फाइंड अनएक्सेप्टेबल ड्यूरिंग आवर वेकिंग आवर्स। तो जो चीज़ हम अपने वेकिंग आवर्स में नहीं करना चाहते वो हम अपने ड्रीम्स में करते हैं, फ्रॉइड ये मानते थे।
तो हम उसमें सेक्सुअल डिज़ायर्स फुलफ़िल कर सकते हैं ड्रीम में, या किसी को पेनफुल टॉर्चर करना चाहे तो वो सब चीज़ें हम कोई बहुत गुस्सा है किसी के ऊपर तो वो उसको सपने में देख रहा है कि उसको टॉर्चर कर रहा है। तो फ्रॉइड ये मानते थे कि हम अपने ड्रीम में उस तरह के डिज़ायर्स देखते हैं जो हमारे माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं। Freud carefully analyzed the dreams of his patients and reported that in this manner he frequently gained important insight into the causes of his patient problem. तो ये तो बिलीव क्या करते हैं, ये तो इन्होंने एक तरीके से अपने उसमें लिखा था कि मैंने अपने पेशेंट्स को उनके ड्रीम को एनालाइज किया था और उसी से मुझे पता चला कि इनके लाइफ में किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, ये इनके जो बिहेवियर में या जो भी इनको कॉन्फ्लिक्ट है वो किस वजह से हो रहे हैं, उनके ड्रीम से मुझे पता चला। उनकी रिपोर्ट्स जो थी ना फ्रॉइड की, वो इतनी फैसिनेटिंग होती थी कि विदाउट एनी साइंटिफिक प्रूफ भी लोग उनकी बात को, क्लेम को मानने लग गए थे। फ्रॉइड की थ्योरीज़ को बहुत ज़्यादा माना जाता था क्योंकि उनकी जो थ्योरीज़ थी वो काफ़ी फैसिनेटिंग हुआ करती थी। लोगों को बहुत हैरानी होती थी ये सब चीज़ें जान के कि हमारे अंदर अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होते हैं, हम ड्रीम में वो चीज़ें देखते हैं और फ्रॉइड साइको एनालिसिस के थ्रू वो चीज़ें पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनके जो थॉट्स थे बहुत एक्सेप्ट होने लगे थे, लोग उन पर मानने लगे थे। डिसएडवांटेज सिर्फ क्या थी इनकी थ्योरी में कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, वो किसी तरीके से उसको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर पाए, मतलब कोई रूल रेगुलेशन ऐसे नहीं बना पाए कि हमने अगर किसी के ड्रीम को इंटरप्रेट करना है तो हम कैसे करेंगे। वो उनकी अपने खुद की सब्जेक्टिविटी थी जिससे वो करते थे, और जो इस व्यू को मानते हैं वो भी एक तरीके से अपनी एक्सपर्टीज़ लगाने की कोशिश करते हैं ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने के लिए अभी भी, पर ऐसे कोई स्टैंडर्डाइज रूल्स नहीं है कि हमने ड्रीम्स को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। इसलिए साइकोडायनामिक व्यू धीरे धीरे जो है उसको लेके थोड़े से लोगों को मन में डाउट आता गया क्योंकि उसको वो प्रूफ नहीं कर पाते थे साइंटिफिकली। तो हमने और व्यूज़ इसके सुनने मतलब बनाने शुरू किए। तो फिर आया फिजियोलॉजिकल व्यू। फिजियोलॉजिकल व्यू क्या बोलता है कि एक फिजियोलॉजिकल व्यू मतलब कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ड्रीम्स को कंट्रोल करती हैं। तो इस व्यू के अकॉर्डिंग ड्रीम्स आर मियरली आर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट इज इन सेंस रैंडम न्यूरल एक्टिविटी। तो एक फिजियोलॉजिस्ट बोलेगा कि ड्रीम का हमारे डिज़ायर से कोई लेना देना नहीं है, ड्रीम तो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो न्यूरॉन्स करते हैं, इसीलिए हमें नींद आती है और इसलिए हमें ड्रीम्स आते हैं। तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं कि मिनिमल अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। Dreams then represent efforts by cognitive system to make sense of out of this random neural activity। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू कह रहे हैं कि हमारे ब्रेन में तो एक्टिविटी, चाहे हम सो भी जाए, हमारा ब्रेन नहीं सोता है, उसके अंदर कोई ना कोई न्यूरल एक्टिविटी चलती रहती है और उसी न्यूरल एक्टिविटी का जब एक सेंस बनाने की कोशिश करते हैं, हमारा ब्रेन उसका एक कोई सेंस बनाने की कोशिश करता है तो वो हमें ड्रीम की तरह नज़र आता है। तो हमारा कॉग्निटिव सिस्टम उसी जो रैंडमली न्यूरल एक्टिविटी उस टाइम पे हो रही है जिसमें हमारा कोई एफर्ट नहीं है, हम तो सो रहे हैं लेकिन हमारा ब्रेन फिर भी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका एक तरीके से जब ब्रेन कॉग्निटिव सिस्टम हमारा सेंस बनाने की कोशिश करता है, मतलब बनाने की कोशिश करता है, तो वो हमें ड्रीम की तरह नज़र आता है। तो इसमें इन्होंने ब्रेन के अपने खुद के काम पे ध्यान दिया कि ये सब ब्रेन करता है क्योंकि उसका काम है ये सब करना। फिर कॉग्निटिव व्यू आ जाता है। कॉग्निटिव व्यू इसको दूसरे अपने तरीके से एक्सप्लेन करता है। कॉग्निटिव व्यू में इन्होंने बोला हुआ है कि एंड ब्रॉबर सजेस्ट दैट टू फैक्ट्स अबाउट आरईएम स्लीप। इन्होंने आरईएम स्लीप के ऊपर बोला हुआ है। पहली चीज़, ड्यूरिंग आरईएम स्लीप एरियाज ऑफ द ब्रेन इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स दैट प्ले अ रोल इन वेकिंग परसेप्शन, थॉट एंड रेगुलेशन ऑफ मोटर प्रोसेसेस आर हाईली एक्टिव। पहली चीज़ ये बोल रहे हैं कि जब आरईएम स्लीप चल रही होती है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप चल रही होती है, जो एरिया होते हैं ब्रेन के, जैसे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स है जो हमारे परसेप्शन, थॉट, रेगुलेशन और मोटर प्रोसेस के लिए होता है, वो हाईली एक्टिव होता है। और दूसरी चीज़, एट द सेम टाइम REM sleep there is a massive inhibition of input from sensory system and muscles are suppressed। एक तरफ तो ये सारी चीज़ें बहुत एक्टिव होती हैं और दूसरी साइड ये सारी चीज़ें इनहिबिटेड होती हैं, मतलब हम ना हाथ पैर हिला सकते हैं, ना हमें कुछ दिखाई दे रहा होता है, हमारी सेंसेस सारी बंद होती हैं उस टाइम पे, हमारी आइज़ बंद होती हैं, हमको ना कुछ स्मेल आती है, ना हम टेस्ट करते हैं उस टाइम पे, हमारी पूरी सेंसेस बंद होती हैं, प्लस हमारे मसल्स भी सप्रेस्ड होते हैं, हम हिल नहीं सकते। तो दोनों अपोजिट चीज़ें हो रही होती हैं। एक तो ये
कि हमारा ब्रेन के अंदर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है जो परसेप्शन, थॉट और मोटर प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है। दूसरी ये, हम एक्चुअली में ये सारी चीज़ें कर नहीं रहे होते हैं, लेकिन ब्रेन के अंदर ये एक्टिविटी चल रही होती है। तो ऑपोजिट हो गया दोनों चीज़ें। तो एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है? Cortical structures or systems that normally regulate perception and thought have only their own activity as input. The result is that this activity forms the basis for imagery as ideas in dreams. तो ये कह रहे हैं कि जब ये चीज़ें एक्टिवेट चल रही होती, बहुत एक्टिव होती है हमारे REM स्लीप के टाइम पे, लेकिन हम एक्चुअल में उसको नहीं कर रहे होते हैं, तो वो एज अ रिजल्ट अपनी खुद की एक इमेज बनाने लग जाती है माइंड में, जिसको हम ड्रीम की तरह देखते हैं। तो यहाँ पे ये कॉग्निटिव व्यू के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो न्यूरल एक्टिविटी जिसके ऊपर बात यहाँ करी थी, उसी को बेस लेते हुए कह रहे हैं कि जैसे न्यूरल एक्टिविटी ब्रेन में होती है, तो उस टाइम पे हमारा जो कॉग्निटिव सिस्टम होता है, जो हमें परसेप्शन दिखाता है, जो थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में या हमारे मोटर प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है, वो बहुत एक्टिव होता है, लेकिन एक्चुअली में हम वो चीज़ें नहीं कर रहे होते। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलके एक इमेजेस, एक टाइप का नकली इमेजेस हमारे माइंड में बनाने शुरू कर देती है, जिसको हम ड्रीम की तरह देखते हैं। सो डज दिस मीन दैट ड्रीम्स आर मीनिंगलेस? तो इसका मतलब क्या है कि ड्रीम मीनिंगलेस होते हैं? मतलब इसका हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये ब्रेन की अपनी खुद की एक्टिविटी के बनी हुई चीज़ें होती है, मतलब हमारा इसमें क्या कोई रोल नहीं है? जो हमने पूरा दिन में चीज़ें देखी, जो हमने पूरा दिन सोचा, उससे कोई मतलब नहीं है इसका। सो आगे पढ़ते हैं। सिंस they represent interpretations of neural activity by our own brain, they reflect aspects of our memory and waking experience। यहाँ ये कह रहे हैं मतलब हमारे ही एक्सपीरियंस से ही है। क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ एक्टिविटी हो रही है वो हमारी खुद की मेमोरी में से ही इमेजेस निकाल निकाल के दिखा रहे हैं। जो भी यहाँ पे एक्टिविटी होके इमेजेस बनती हैं वो हमारी मेमोरी में से और हमारे एक्सपीरियंसेस जो हमें हुए होते हैं पूरे दिन में या एक दिन पहले या 2 दिन पहले, उसी का मिक्सचर होता है सारा। Convincing evidence for connection between dreams and important events in our life is provided by the fact that person attempting to make important changes in their own behavior, for example to quit smoking or drinking, often report of having dreams of absent-minded transgression, DAMIT, dreams of absent-minded transgression, dreams for short. In such dreams, people suddenly notice that they have carelessly or absent-mindedly slipped into the habit they wish to break. They are smoking or drinking without having planned to do so. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमारे डेली एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, जो हमारे दिन में एक्सपीरियंसेस होते हैं, वही उससे रिलेटेड हमको रात को ड्रीम्स आते हैं। उसका इनके पास एक एविडेंस है। क्या एविडेंस है? इन्होंने ये चीज़ें नोट करी हैं कि काफ़ी लोगों में जो चीज़ वो अपने आप में बदलना चाहते हैं उससे रिलेटेड उनको ड्रीम्स आते हैं। जैसे कुछ लोग अपना बिहेवियर बदलना चाहते हैं, स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, ड्रिंकिंग छोड़ना चाहते हैं, उसी से रिलेटेड उनको ड्रीम्स आते हैं। लेकिन उस ड्रीम में वो देखते हैं कि वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो उन ड्रीम्स को ये बोलते हैं, शॉर्ट में DAMIT बोला हुआ है, ड्रीम्स ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस ट्रांसग्रेशन। उस ड्रीम में वो क्या देखते हैं कि वो बहुत केयरलेसली स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हैं, और वो इतना शॉक हो जाते हैं उस ड्रीम को देख के कि जब वो उठते हैं तो उन्हें बहुत गिल्ट और बहुत पैनिक होता है। मतलब वो बहुत घबरा जाते हैं कि उन्होंने ये क्या सपने में देखा कि वो इतनी ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं बिल्कुल ही बिना रुके, या इतनी ड्रिंकिंग कर रहे हैं। जो आदत वो छोड़ना चाह रहे हैं वो ड्रीम में देखते हैं कि वो अपने ड्रीम में वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इससे उनको क्या होता है, इससे उनको इतनी ज़्यादा गिल्ट और इतना पैनिक रियलाइज़ होता है कि वो रियल लाइफ में एक्चुअली में वो आदत छोड़ देते हैं। तो ये एक तरीके से उन्हें बेनिफिट करता है इस तरीके का ड्रीम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंगली हैविंग सच ड्रीम्स इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू सक्सेस इन ब्रेकिंग द हैबिट्स। कि इस तरह के ड्रीम्स जब उन्हें आते हैं एब्सेंट माइंडेडनेस वाले, तो वो इतना ज़्यादा उस ड्रीम को देख के घबरा जाते हैं कि वो सच्ची में वो आदत रियल लाइफ में छोड़ देते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कुछ लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते थे। उन्होंने रिसर्चर्स को रिपोर्ट किया कि उनको DAMIT ड्रीम्स आए थे, और वो एक्चुअली में उस ड्रीम को देख के इतना डर गए कि उन्होंने रियल लाइफ में अपनी वो हैबिट जो है वो फटाफट छोड़ दी।
और जिनको इस तरह के ड्रीम नहीं आए उन्होंने वो हैबिट छोड़ने में बहुत टाइम लगा दिया या उन्होंने वो हैबिट छोड़ी नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारे जो हम अपने डेली लाइफ में जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे ड्रीम उसी को और हमारी मेमोरीज को सबको एक तरीके से मिक्स करके ही हमें ड्रीम्स में सब नज़र आता है। तो यहाँ पे ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का इन्होंने दिखाया हुआ है कि REM स्लीप है, इसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एरियाज हाईली एक्टिव हैं और मसल्स और सेंसरी सिस्टम एकदम इनहिबिटेड है। तो यहाँ से जो है कोई इनपुट नहीं जा रहा है, कोई इनपुट यहाँ से नहीं जा रहा है ब्रेन पे। तो ये जो एक्टिविटी है ये अपना खुद का आउटपुट निकालती है जो हमें ड्रीम की तरह नजर आता है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ड्रीम का यही बताता है कि हमारे ड्रीम्स जो है एक तरीके से किससे लिंक है, जो भी हमारे लाइफ में चीज़ें हो रही है मोर और लेस हमारे ड्रीम्स उसी से लिंक होते हैं। तो ड्रीम्स का पार्ट ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग हिप्नोसिस से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।